भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी त्रिवेदी। आज इस बुलेटिन में बात करेंगे आरटीआई के खुलासे पर फंसी मोदी सरकार की, छात्रों की वापसी पर उद्धव के ऐलान की, जानेंगे क्या बिहार में बीजेपी जेडीयू में पड़ गई है दरार और अखिलेश ने सरकार को क्या दिए सुझाव, और आखिर में बात क्रिसिल की रिपोर्ट से बेचैन पीएम मोदी की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर इस वक्त की सुर्खियों पर। उत्तर प्रदेश सरकार 15 लाख प्रवासी मजदूरों को देगी नौकरी। सीएम योगी ने कहा बंद के बाद नहीं होगी अकाल जैसी स्थिति। राजस्थान हाईकोर्ट का आदेश, न्यायिक प्रशासनिक मामलों में न लिखें जाति का उल्लेख संविधान की भावना के खिलाफ। बुलंदशहर में साधुओं के मामले पर बोली प्रियंका गांधी, राजनीति नहीं निष्पक्ष हो मामले की जांच। प्रियंका ने ट्वीट करके यूपी की कानून व्यवस्था पर भी उठाए सवाल। देश के छोटे मझोले कारोबारियों को आयकर विभाग ने दी बड़ी राहत। कंपनियों को ऑडिट रिपोर्ट में जीएसटी के ब्यौरे को शामिल करने की नहीं पड़ेगी जरूरत। ये नियम 31 मार्च 2021 तक के लिए होगा लागू। हफ्ते के दूसरे कारोबारी दिन शेयर बाजार बढ़त के साथ बंद। सेंसेक्स ने 371 अंक और निफ्टी ने 98 पॉइंट ऊपर का किया कारोबार। सुर्खियों के बाद अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। देश की अर्थव्यवस्था आज गर्त में जा रही है, जिससे उबरने का प्लान मोदी सरकार के पास अब तक नजर नहीं आ रहा। वहीं विपक्ष अक्सर कहता नजर आ रहा है कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार अमीरों की सरकार है, और अब एक आरटीआई के जरिए खुलासा हुआ है कि आरबीआई ने देश के 50 विलफुल डिफॉल्टर्स के 68,000 करोड़ रुपए से ज्यादा कर्ज माफ कर दिए हैं। आज उसी मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं राजीव जी। राजीव जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद मीनाक्षी। राजीव जी, अक्सर यूपीए सरकार पर अपनी नाकामी का ठीकरा फोड़ने वाली मोदी सरकार के राज में पूंजीपतियों का 68,000 करोड़ से ज्यादा का कर्ज माफ करने का मामला सामने आया है। क्या लगता है कि सरकार इस पर चुप्पी तोड़ेगी या फिर इस मुद्दे पर भी पिछली सरकार को ही कोसेगी? जी मीनाक्षी, इस वक्त जब देश चारों तरफ से परेशानियों से घिरा हुआ है, महामारी की वजह से देश की इकोनॉमी गर्त में जा रही है, पीएम केयर्स फंड बनाकर अलग से रुपए इकट्ठा किए जा रहे हैं, उसी समय अगर ये सुनने को मिले कि आरबीआई ने देश के 50 विलफुल डिफॉल्टर्स के 68,000 करोड़ रुपए से ज्यादा माफ कर दिए हैं, तो इसे क्या कहा जाए। हाँ, इस बात पर मुहर जरूर लगती है कि मोदी सरकार पूंजीपतियों की सरकार है जो सिर्फ अमीरों का ख्याल रखती है। दरअसल आरटीआई कार्यकर्ता साकेत गोखले की ओर से आरटीआई के तहत 50 टॉप विलफुल डिफॉल्टर्स के बारे में जानकारी मांगी गई थी कि 16 फरवरी तक बैंकों से उनके द्वारा लिए गए कर्ज की मौजूदा स्थिति क्या है। गोखले से पहले कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने भी यही सवाल वित्त मंत्री से संसद में पूछा था, लेकिन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कोई जानकारी नहीं दी थी, जबकि वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा था कि इसमें छुपाने की कोई बात नहीं है, इसकी जानकारी सीआईसी की वेबसाइट पर दी गई है। कुल मिलाकर राहुल गांधी के सवालों का जवाब उस वक्त नहीं मिला था, लेकिन अब जब गोखले ने आरटीआई लगाकर इस सवाल का जवाब जानना चाहा तो चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। आरबीआई ने आरटीआई के जवाब में कहा है कि 30 सितंबर 2019 तक 50 टॉप विलफुल डिफॉल्टर्स के बकाया 68,607 करोड़ रुपए की धनराशि को माफ कर दिया गया है और इसे एनपीए यानी डूबत खाते में डाल दिया गया है। इसमें मेहुल चोकसी और नीरव मोदी जैसे लोगों का नाम भी शामिल है। इसके बाद राहुल गांधी ने आज ट्वीट कर मोदी सरकार को घेरा है। अब साफ दिख रहा है मीनाक्षी कि मोदी सरकार बैकफुट पर है और उसके द्वारा विपक्ष के सवालों का कोई जवाब नहीं है उसके पास। बहुत बहुत धन्यवाद राजीव जी आपका तमाम जानकारियों के लिए। अब बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। पूर्णबंदी में बीत रहे हर दिन के साथ देश को बड़ा आर्थिक नुकसान हो रहा है। आमदनी नहीं हो पा रही है, रोजी रोजगार के मौके घट रहे हैं, लोगों और कंपनियों पर कर्ज बढ़ रहा है। हालात ये कि करोड़ों लोगों के सामने 2 वक्त की रोटी की परेशानी खड़ी हो गई है। इन सबके बीच ब्रोकरेज और रिसर्च इकाइयों ने पूर्णबंदी से हो रहे नुकसान का आंकड़ा तैयार किया है। पूर्णबंदी ने स्वास्थ्य मुसीबत से निपटने के लिए सरकार को रणनीति बनाने का समय जरूर दिया, लेकिन मौजूदा मुसीबत सरकार की हर रणनीति पर भारी पड़ती नजर आ रही है। इससे जल्द पीछा छूटता नहीं दिख रहा। सरकार ने कुछ आर्थिक गतिविधियां शुरू कर अर्थव्यवस्था को हो रहे डैमेज को कंट्रोल करने की कोशिश जरूर की है, लेकिन उससे बात बनती नजर नहीं आ रही। इसी बीच वित्त वर्ष 2021 के लिए रेटिंग एजेंसियों ने जीडीपी ग्रोथ के जो अनुमान लगाए हैं वो बेहद निराशाजनक हैं। सीआईआई, इकरा और नोमुरा के अनुमान के मुताबिक भारत की जीडीपी ग्रोथ इस दौरान माइनस में रह सकती है। अगर सचमुच ऐसा होता है तो ऐसा 40 साल में पहली बार होगा। 20 अप्रैल से सरकार ने थोड़ी रियायत जरूर दी, मगर राज्यों ने प्रतिबंध नहीं हटाया, लिहाजा ज्यादा अनलॉकिंग नहीं हो सकी। वहीं पूर्णबंदी में बेरोजगारी दर में बेतहाशा बढ़ोतरी हुई है। सीएमआई के आंकड़ों के मुताबिक 15 मार्च को बेरोजगारी दर 6.7% थी, वो 19 मार्च तक बढ़कर 26.2% पर पहुंच चुकी है। कंपनियों के दिवालिया होने के आसार भी नजर आने लगे हैं।
बेरोजगारी दर बढ़ती जा रही है। कुल मिलाकर देखा जाए तो देश नेगेटिव जीडीपी ग्रोथ का गवाह बन सकता है। ऐसे में सरकार को सख्त कदम उठाने की जरूरत है। एक तो आर्थिक गतिविधियों में जान डालने के लिए बड़े राहत पैकेज की जरूरत है, दूसरा इंडस्ट्री की रफ्तार बढ़ाकर मिलकर काम करना होगा। इन सब के बीच देखना दिलचस्प होगा कि मोदी सरकार के पास मौजूदा मुसीबत के साथ अर्थव्यवस्था की चुनौती से पार पाने के लिए क्या प्लान है। तो अब हालात सामान्य कब तक होते हैं, इसका सभी को इंतजार है। लेकिन इसी बीच इस लॉकडाउन की वजह से अलग अलग राज्यों में फंसे लोगों को घर वापस बुलाने की कवायद भी तेज होती नजर आ रही है। दरअसल उत्तर प्रदेश सरकार ने बसें भेजकर छात्रों को वापस बुलाया, तो बाकी राज्य सरकार भी छात्रों की घर वापसी के लिए कदम उठाने लगी। इसी कड़ी में अब महाराष्ट्र की महाविकास अघाड़ी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है, जिससे छात्र राहत की सांस लेंगे। देश में लागू पूर्णबंदी ने जहां गरीब कामगारों की मुसीबत बढ़ाई है, तो वहीं उन छात्रों की परेशानी बढ़ा दी है जो अपने घर से दूर दूसरे राज्यों में पढ़ाई के लिए गए थे और तालाबंदी में वहीं फंस गए। इस बीच कई राज्य सरकारों ने छात्रों के लिए बस की व्यवस्था की है। इन सरकारों में अब महाराष्ट्र सरकार का नाम भी जुड़ गया है। जी हां, महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री अनिल परब ने कहा, महाराष्ट्र सरकार ने पूर्णबंदी की वजह से राजस्थान के कोटा में फंसे लगभग 2000 छात्रों को वापस लाने का फैसला किया है। उनकी वापसी के लिए वहां 100 बसों को भेजने का निर्णय लिया गया है। परब ने कहा, महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों को अगले 2 दिनों में कोटा भेजा जाएगा। विभिन्न प्रतियोगी प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी के लिए महाराष्ट्र के छात्र कोटा में रहकर पढ़ाई कर रहे हैं। उनके लिए धुले जिले से करीब 100 बसें कोटा भेजी जाएंगी। छात्रों को पहले मध्य प्रदेश की सीमा से सटे महाराष्ट्र के धुले जिले में लाया जाएगा और फिर राज्य परिवहन की बसों द्वारा उन्हें उनके मूल स्थानों पर भेजा जाएगा। MSRTC के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, इस प्रक्रिया के लिए राजस्थान और मध्य प्रदेश की सरकारों के साथ आधिकारिक बातचीत पहले ही हो चुकी है, क्योंकि बसें इन दोनों राज्यों से होकर गुजरेंगी। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, घर वापसी पर छात्रों और उनके माता पिता को चिकित्सा जांच से गुजरना होगा, फिर उन्हें 14 दिन के एकांतवास में भेजा जाएगा। महाराष्ट्र सरकार ने इस संकेत के बाद छात्रों को वापस लाने का फैसला किया कि कुछ प्रमुख शहरों में पूर्णबंदी बढ़ाई जा सकती है, जहां मौजूदा स्वास्थ्य मुसीबत की स्थिति अभी नियंत्रित नहीं हो पाई है। गृह मंत्री अनिल देशमुख ने हाल ही में कहा था कि राज्य में रेड जोन के रूप में चिन्हित सबसे ज्यादा प्रभावित स्थानों पर पूर्णबंदी 3 मई के बाद भी आगे बढ़ाई जा सकती है। हालांकि उन्होंने कहा, इस पर अंतिम फैसला मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे करेंगे। अब तालाबंदी को लेकर फैसला जो भी हो, लेकिन छात्रों को वापस बुलाने के फैसले की चारों तरफ तारीफ हो रही है। जहां महाराष्ट्र समेत कई राज्य राजस्थान के कोटा से छात्रों की घर वापसी कराने के बाद कामगारों को घर लाने पर योजना बना रहे हैं, वहीं बिहार में तो कोटा से छात्रों की घर वापसी का मुद्दा ही तूल पकड़ता जा रहा है। बिहार बीजेपी भी खुद को पाक साफ दिखाते हुए सीएम नीतीश पर दबाव बनाती दिख रही है। वहीं दूसरी ओर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के तल्ख तेवर लगातार जारी हैं। एक रिपोर्ट देखिए। बिहार में सियासी उबाल थमने का नाम नहीं ले रहा। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव लगातार कोटा से छात्रों की घर वापसी के मुद्दे पर नीतीश सरकार को कटघरे में खड़ा करते नजर आ रहे हैं। वहीं बिहार बीजेपी मामले में खुद को पाक साफ बताने की कोशिश कर रही है, जिस पर तेजस्वी यादव ने सवाल उठाए हैं। बिहार के डिप्टी सीएम सुशील मोदी के एक ट्वीट के जवाब में तेजस्वी ने लिखा, इनके दिमाग की लालटेन अब जली। भाजपा शासित सभी राज्यों सहित अन्य प्रदेशों ने अपने छात्रों को बुला लिया है, लेकिन इन महोदय ने 15 दिन से जुबान पर ताला लगा रखा है। इनके खास विधायक और सचेतक VIP पास लेकर अपने बच्चों को कोटा से ले आए, उस पर कुछ नहीं बोलेंगे। आम आदमी, बच्चे और कामगारों की जिंदगी से इन्हें क्या। दरअसल तेजस्वी ने सुशील मोदी के उस ट्वीट पर तंज कसा है, जिसमें सुशील मोदी ने कोटा से छात्रों की घर वापसी की बात कही थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कोटा और देश के अन्य शहरों में फंसे छात्रों को वापस लाने के लिए एक समान नीति बनाने की बात पर जिस तरह से जोर दिया, उससे अब जल्द ही इस मुद्दे का समाधान निकलेगा। जिस पूर्णबंदी से भारत हजारों लोगों का जीवन बचाने में सफल हुआ, उसके नियमों का पालन करते हुए हमारे छात्र अपनों के बीच होंगे। आपको बता दें, बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल भी सीएम नीतीश के सामने बच्चों और कामगारों की घर वापसी की मांग कर चुके हैं, लेकिन इस पूरे मसले पर सीएम नीतीश कुमार की राय अलग है। साफ है कि छात्रों की वापसी के मुद्दे पर बीजेपी जेडीयू में आपस में नहीं बन रही है। अब बीजेपी और जेडीयू के बीच तल्खियां बढ़ रही हैं या नहीं, ये तो वक्त बताएगा, लेकिन ये तय है कि तेजस्वी नीतीश सरकार की खामियों को उजागर करने में पीछे नहीं रहेंगे। खैर, ऐसी ही कुछ खामियां मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार के लिए परेशानी बनती नजर आ रही हैं। दरअसल सूबे में छोटे कारोबारियों को हो रही परेशानी का मुद्दा विपक्ष के हाथ लग गया है, जिसे लेकर कांग्रेस ने एक बार फिर से सत्ताधारी पार्टी को घेरा है। क्या है ये पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए।
मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार की विदाई के बाद भले ही भारतीय जनता पार्टी ने सूबे की सत्ता में वापसी कर ली हो, लेकिन मौजूदा मुसीबत के चलते शिवराज सरकार लगातार विपक्ष के तल्ख तेवर झेल रही है। कभी बद इंतजामी को लेकर तो कभी कारोबारियों की खस्ता हालत के लिए विपक्ष सरकार को घेर रहा है। इसी के मद्देनजर मध्य प्रदेश कांग्रेस ने आज भी एक ट्वीट के जरिए शिवराज सरकार को कारोबारियों की परेशानियों से रूबरू करवाने की कोशिश की है। कांग्रेस ने ट्वीट किया है, छोटे उद्यमियों पर बड़ा संकट, सरकार विज्ञापन में व्यस्त मस्त। एक रिपोर्ट के मुताबिक 47% छोटे कारोबारियों के पास वेतन देने के लिए भी पैसे नहीं हैं। वहीं 20% कारोबार बिकने या बंद होने की स्थिति में आ गया है। शिवराज जी, आप विज्ञापन में लगे हो और छोटा कारोबारी परेशान हो रहा है। दरअसल हाल ही में मुसीबत से निजात पाने के लिए शिवराज सरकार जीवन अमृत योजना लेकर आई है। इस योजना के तहत 1 करोड़ काढ़े के पैकेट सरकार लोगों तक पहुंचाएगी। पैकेट पर सीएम शिवराज की तस्वीर छापी गई है, जिसको लेकर कांग्रेस ने सीएम शिवराज को घेरा है। कांग्रेस के दिग्गज नेता विवेक तनखा ने ट्वीट किया, माफ करिए शिवराज जी, मुसीबत के खिलाफ लड़ाई में आपका चित्र गवर्नमेंट पैक्स में देना बहुत गलत मैसेज है। सरकारी पैक्स में ऐसा करना गलत है। क्या ये आपकी अनुमति से हुआ है? नहीं तो जिस अधिकारी के आदेश से हुआ है उस पर एक्शन लें। आपको बता दें, मध्य प्रदेश कांग्रेस मौजूदा हालात को लेकर लगातार शिवराज सरकार को घेर रही है। ऐसे में काढ़े के पैकेट पर विज्ञापन देकर खुद बीजेपी ने विरोधियों को बरसने का मौका दे दिया है। अब विपक्ष के तल्ख होते तेवर बता रहे हैं कि मौजूदा मुसीबत के चलते शिवराज की परेशानी बढ़नी तय है। वही परेशानी तो उत्तर प्रदेश में भी थमने का नाम नहीं ले रही है। यहां भी प्रभावित मामलों में लगातार इजाफा हो रहा है। वहीं अब ड्यूटी में तैनात कर्मचारियों में भी लक्षण पाए जाने के बाद समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सरकार का ध्यान इस ओर खींचा है। तो क्या कुछ कहा है अखिलेश ने, इस रिपोर्ट में देखिए। देश मुश्किल हालात से जूझ रहा है। जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं, लोगों के साथ साथ इन विषम परिस्थितियों में ड्यूटी निभा रहे लोगों में भी मामले पाए जाने लगे हैं, जिसको लेकर समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने चिंता जताई है। सरकार से उनकी हिफाजत के लिए जरूरी चीजें मुहैया कराने की मांग की है। अखिलेश यादव ने ट्वीट किया, ड्यूटी में लगे उन हर तरह के स्टाफ को तत्काल पीपीई किट दी जाए जिनका लोगों से ज्यादा संपर्क होता है, जैसे सभी स्वास्थ्य कर्मी, पुलिसकर्मी, आपूर्ति सेवा में लगे ड्राइवर और राशन डीलर। इनकी नियमित जांच भी होनी चाहिए। अखिलेश यादव की चिंता जायज है। ऐसे लोगों की हिफाजत जरूरी है, क्योंकि जब ये लोग सही सलामत रहेंगे तभी देश भी सुरक्षित रहेगा। ऐसा पहली बार नहीं है जब किसी परेशानी की ओर अखिलेश यादव ने सरकार का ध्यान खींचने की कोशिश की हो। इससे पहले अखिलेश यादव ने रैपिड टेस्ट किट को बिना गुणवत्ता की जांच के प्रयोग में लाने को लेकर भी सरकार पर सवाल उठाए थे। लगातार टेस्टिंग बढ़ाने का सुझाव भी अखिलेश यादव सरकार को देते आ रहे हैं। इन सब के बीच अब देखना होगा कि सरकार अब अखिलेश की ड्यूटी में लगे लोगों को पीपीई मुहैया कराने की मांग कब तक पूरी करती है। और बुलेटिन के आखिर में बात क्रिसिल की रिपोर्ट से बेचैन पीएम मोदी की। देश के स्वास्थ्य हालात के मद्देनजर हाल ही में हुई अहम बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि देश की अर्थव्यवस्था ठीक है, उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अब रेटिंग एजेंसी क्रिसिल ने भारत को होने वाले बड़े आर्थिक नुकसान का ऐसा अनुमान लगाया है जिससे पीएम मोदी की चिंता बढ़नी तय है। तो क्या है क्रिसिल का अनुमान जो पीएम को करेगा परेशान, इस रिपोर्ट में देखिए। देश के स्वास्थ्य हालात जितने खराब होते जा रहे हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था भी उतनी ही तेजी से गिरती जा रही है। अब रेटिंग एजेंसी क्रिसिल ने पूर्णबंदी के दौरान इकोनॉमी को 10 लाख करोड़ रुपए के नुकसान की संभावना जताई है। रेटिंग एजेंसी क्रिसिल ने भारत के जीडीपी ग्रोथ अनुमान में भी काफी कटौती कर दी है। क्रिसिल ने भारत के वित्त वर्ष 2020-21 की आर्थिक वृद्धि के अपने अनुमान को करीब आधा कम करते हुए 1.8% कर दिया। एजेंसी ने कहा कि मौजूदा स्वास्थ्य मुसीबत पर नियंत्रण के लिए पूर्णबंदी से अर्थव्यवस्था को कुल मिलाकर 10 लाख करोड़ रुपए का नुकसान होने का अनुमान है। प्रति व्यक्ति के हिसाब से औसतन ये नुकसान करीब 7,000 रुपए का होगा। वहीं इस मुश्किल को आसान करने के लिए सुझाव देते हुए क्रिसिल ने कहा है, सरकारी सहयोग में जबरदस्त वृद्धि होनी चाहिए। एजेंसी ने इससे पहले चालू वित्त वर्ष के दौरान सकल घरेलू उत्पाद में 6% वृद्धि का अनुमान व्यक्त किया था, जिसे मार्च के आखिर में घटाकर 3.5% और अब 1.8% पर ला दिया गया है। गौरतलब है, लगभग सभी रेटिंग एजेंसियों ने मौजूदा हालात की वजह से भारतीय अर्थव्यवस्था के ग्रोथ अनुमान में भारी कटौती की है, जिसके मुताबिक कहा जा रहा है कि पहले से ही सुस्त रफ्तार से चल रही इकोनॉमी का ग्रोथ रेट 30 साल के निचले स्तर पर जा सकता है। रेटिंग एजेंसी फिच ने भारत के ग्रोथ रेट अनुमानों को घटाकर 2% कर दिया है। ये 30 साल का न्यूनतम स्तर होगा। ऐसे में अब कैसे इस मुसीबत के रहते अर्थव्यवस्था को रफ्तार मिल पाती है,